मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगला टॉपिक अपना मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। यहां पर अब कोई वस्तु आवेशित है, अनावेशित है, इसका मतलब क्या है, इसके मतलब के बारे में अपन पढ़े। तो यहाँ पर कोई वस्तु, यदि किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित होता है तो उस वस्तु को अपन आवेशित कह सकते हैं, उसे अपन चार्जिंग वस्तु कह सकते हैं। यदि किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित नहीं है तो वह अनावेशित वस्तु कहलाती है। अब यहाँ पर यह आवेशित और अनावेशित वस्तु का मतलब क्या हुआ कि वस्तु पर आवेश कैसे आया, वस्तु पर आवेश कैसे गायब हुआ, इसकी अपन बात करें तो यहाँ पर यदि किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, पदार्थ में या चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की अपन बात करें, यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए या फिर उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिए जाए तो उस अवस्था में वस्तु आवेशित और अनावेशित होती है। यहाँ पर यदि अपन किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना, इसका मतलब क्या है, उस वस्तु में से जो ऋणात्मक आवेश है वो लगातार क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ऋणात्मक आवेश यदि बाहर निकल रहा है तो वह वस्तु धनावेशित होगी। तो यहाँ पर कोई पदार्थ होता है वो पूर्णतः उदासीन होता है, परमाणु पूर्णतः उदासीन होता है, उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है, अर्थात धनात्मक प्रोटॉनों का आवेश और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों का आवेश संख्या बराबर होती है, वो विद्युत उदासीन है। लेकिन यदि इनकी संख्या को बदल दिया जाए, यदि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा रहा है उसे परमाणु से, उस पदार्थ से, तो उस अवस्था में उसमें ऋणात्मक आवेश घट गया, ऋणात्मक आवेश कम हो गया, उसमें धनात्मक आवेश की मात्रा बढ़ गई, तो उस अवस्था में उस वस्तु को धनावेशित कहा जा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिए जाए, वस्तु को लगातार इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दिए जाए, यदि वस्तु को लगातार इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहे हो तो उस अवस्था में उस वस्तु पर क्या हो रहा है, ऋणात्मक आवेश की मात्रा बढ़ रही है, ऋणात्मक आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन लगातार उस पर स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश की मात्रा बढ़ रही है, इस कारण उस वस्तु को ऋणावेशित कहा जा सकता है। यदि वस्तु विद्युत उदासीन होगी तो उस पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की जो मात्रा है वो बराबर होगी। तो यहाँ पर आवेशन की जो विधियां हैं कि वस्तु को चार्जिंग, आवेशित कैसे किया जाए, तो उसको आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परिवर्तित करना होता है। उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लो या फिर उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आवेशन की जो विधियां हैं वो यहाँ पर 3 प्रकार की है। पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी है चालन द्वारा आवेशन और तीसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय प्रेरण, प्रेरण द्वारा आवेशन। यहाँ पर ये आवेशन की 3 विधियां हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण विद्युत की, पहले मैंने स्थिर विद्युत की बताया आपको कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा है। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से रगड़ा जा रहा है या जब भी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जा रहा है, 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जा रहा है, तो उनको आपस में रगड़ने पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश के स्थानांतरण की इस क्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे अपन कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ रहे हैं, कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ रहे हैं तो कांच की छड़ और ऊनी वस्त्र, कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ रहे हैं तो उस अवस्था में कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जा रहे हैं, ऊनी वस्त्र पर स्थानांतरित होगा। तो उस अवस्था में कांच की जो छड़ है वो क्या हो रही है, धनावेशित हो रही है और ऊनी वस्त्र जो है वो ऋणावेशित हो रहा है। कांच की छड़ यहाँ पर पॉजिटिव आवेश ग्रहण करती है और ऊनी वस्तु जो है वो नेगेटिव आवेश ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ में से निकलकर
ऊनी वस्त्र पर स्थानांतरित। इन दोनों में आपस में घर्षण होता है। घर्षण की क्रिया में एक वस्तु जितने आवेश का परित्याग करती है, दूसरी वस्तु उतने ही आवेश को ग्रहण करती है। अर्थात घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में आवेश संरक्षण के सिद्धांत की अनुपालना भी हो रही है। जो वस्तु आवेश को ग्रहण कर रही है वह वस्तु ऋणावेशित होगी, और जो वस्तु आवेश का परित्याग कर रही है वह वस्तु धनावेशित होगी। हमेशा ये रहेगा, कोई भी वस्तु, जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जा रहा है तो जो वस्तु आवेश का परित्याग कर रही है, इलेक्ट्रॉन अपने में से बाहर निकाल रही है, वो वस्तु धनावेशित है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है, आवेश को ग्रहण कर रही है, वो क्या होगी? ऋणावेशित होगी। तो घर्षण द्वारा आवेशन की जो क्रिया है, इसी क्रिया में अपन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं। जैसे इसी प्रकार यदि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जा रहा है तो यहाँ पर बिल्ली की खाल धनावेशित और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो रही है, क्योंकि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ पर स्थानांतरित हो रही है। तो यहाँ पर घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में दो वस्तुओं में आपस में घर्षण की क्रिया हो। दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन की आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से सीधे जोड़ा जाए, संपर्क में लाया जाए। एक अनावेशित वस्तु को यदि दूसरी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाए, जब भी कोई चार्जिंग वस्तु है, आवेशित वस्तु उसको अनावेशित वस्तु से स्पर्श करा दिया तो क्या होगा? एक को दूसरे से टच कराएंगे तो क्या होगा? एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होगा। तो यहाँ पर आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन एक चालक से दूसरे चालक में गति करेगा। तो चालन द्वारा जो आवेशन, या फिर इसे अपन भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन भी कह सकते हैं। भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन जिसमें एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं, तो उस अवस्था में आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की ओर आवेश के स्थानांतरण की इस क्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहा जा सकता है। जैसे मान लो अपने पास एक चालक गोला है, चालक गोला जो यहाँ पर क्या है? उदासीन। ठीक है, इसका मतलब ये अनावेशित है। क्लियर? अब यदि यहां पर अपन एक छड़ लेते हैं, अपन एक धनावेश से आवेशित छड़ लेते हैं, ठीक है, धनावेशित ले लो, धनावेशित ले लो, कोई भी आवेशित छड़ अपन ने ले ली। इस आवेशित छड़ को यदि इस गोले से स्पर्श कराया जाए तो इस गोले से स्पर्श कराते हैं तो उस अवस्था में इस गोले में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस छड़ में स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलकर इस छड़ में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक इनका आवेश बराबर नहीं होता। उसके पश्चात इस चालक गोले में भी धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। धनावेशित छड़ को अनावेशित गोले से स्पर्श कराया तो चालक गोला भी क्या हो गया? धनावेशित हो गया। एक धनावेशित वस्तु को दूसरी धनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जा रहा है तो वह आवेशित हो गई। एक ऋणावेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जा रहा है तो ऋणावेशित हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर चालन द्वारा या भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन, ये अपनी दूसरी विधि। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। यहाँ पर पहली दो विधियों में अपन ने क्या किया? वस्तुओं को आपस में स्पर्श करा रहा है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से स्पर्श कर रहा है। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन की जो विधि है इसमें अपन वस्तु को आपस में स्पर्श नहीं करा रहा है। यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन की क्रिया देखिए, इसकी परिभाषा देखिए। सबसे पहले तो यदि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से बिना स्पर्श कराए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो इस क्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन को परिभाषित कीजिए। बड़ा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रेरण द्वारा आवेशन की जो विधि है उसमें आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से बिना स्पर्श कराए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है। इसी क्रिया को अपन प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझे, मान लो अपने पास वही एक चालक गोला है, अनावेशित गोला है अपने पास। इस अनावेशित गोले को अपने को आवेशित करना है प्रेरण द्वारा आवेशन की क्रिया से। तो इसके लिए अपने को एक आवेशित वस्तु लेनी पड़ेगी। आवेशित वस्तु के रूप में धनावेशित या ऋणावेशित कोई भी छड़ ले। मान लो यहाँ पर अपन धनावेशित छड़ ले, उस धनावेशित छड़ को इस चालक गोले के समीप लाया जाता है। केवल इसके समीप लाना है, उसको स्पर्श नहीं कराना है। अब ये जो अनावेशित गोला है, अनावेशित गोले का मतलब ये
उदासीन है, धनावेश और ऋणावेश तो है लेकिन वो बराबर मात्रा में है। जब इस धनावेशी छड़ को इस चालक गोले के समीप लाया जाएगा तो इस चालक गोले का जो ऋणावेश होगा वो तो आकर्षित होकर इसके समीप वाले पृष्ठ पर और इसका जो धनावेश होगा वो प्रतिकर्षित होकर इसके सामने वाले दूसरे पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। अर्थात यहाँ पर इस समीप वाले पृष्ठ पर ऋणावेश एकत्रित हो गया और इस सामने वाले दूर वाले पृष्ठ पर धनावेश एकत्रित हो गया। कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ये अपन ने पहले पढ़ा है, और असमान आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चालक गोले का धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में है, उदासीन है, तो ये इस प्रकार व्यवस्थित हो गया। अब यहाँ पर यदि इस चालक गोले के धनावेशित पृष्ठ को वही छड़ ऐसे कैसे व्यवस्थित है इसके समीप, यदि इसके धनावेशित पृष्ठ को भू संपर्कित कर दिया जाए तो उस अवस्था में इस चालक गोले का जो धनावेश है वो पृथ्वी द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। इसको अपन ने भू संपर्कित कर दिया, इस पृष्ठ को भू संपर्कित करने के जो धनावेश है ये पृथ्वी द्वारा निरस्त कर दिया जाए। अब यदि इसकी भू संपर्कन को हटा दिया जाए तो उस अवस्था में इस चालक गोले में क्या शेष रह गया, इस चालक गोले में केवल ऋणावेश शेष रह गया जो इस धनावेशित छड़ के कारण आकर्षित होकर इसके समीप वाले पृष्ठ पर एकत्रित है। अब यदि इस धनावेशित छड़ को हटा दिया जाए तो धनावेशित छड़ को हटा लेने पर क्या हो जाएगा, ये जो ऋणावेश है ये इस चालक गोले में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चालक गोला क्या हुआ, ऋणावेशित हो गया, और ये छड़ कहती है अपने पास धनावेशित। तो एक धनावेशित छड़ को उदासीन या अनावेशित गोले से गोले के संपर्क में लाया जा रहा है तो वो विपरीत आवेश होगा, ऋणावेश से आवेशित। तो यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन की ये क्रिया। तो आवेशन की मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की जो विधियां हैं वो तीन प्रकार की, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यहाँ पर आवेशन की ये तीन विधियां। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना विद्युत आवेश के गुणधर्म, विद्युत प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो मुख्यतः अलग से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगले टॉपिक्स के रूप में अपना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के मूल गुणधर्म क्या है, ये टॉपिक है। विद्युत आवेश के मूल गुणधर्मों की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर विद्युत आवेश के 4 मूल गुणधर्मों की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी, पहला गुण है इसका विद्युत आवेश की योज्यता। दूसरा गुण है विद्युत आवेश की निश्चरता। तीसरा गुण है विद्युत आवेश का संरक्षण। चौथा गुण है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें 4 मूल गुणधर्म, विद्युत आवेश की योज्यता, विद्युत आवेश की निश्चलता, विद्युत आवेश का संरक्षण और विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। इन 4 गुणों की यहाँ पर बात करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहला गुण है विद्युत आवेश की योज्यता, अर्थात विद्युत आवेशों का योग कैसे किया जाए। पहली प्रॉपर्टीज की अपन बात करें तो यहाँ पर योज्यता का गुण है। योज्यता का मतलब यहाँ पर योग से। यदि अपन इस गुण की बात करें तो विद्युत आवेश की योज्यता वह गुण है जिसमें किसी वस्तु या किसी निकाय का जो कुल आवेश है वो उस वस्तु या निकाय में उपस्थित है प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर आवेशों का, किसी वस्तु का आवेश जो है वो वस्तु के द्रव्यमान की भांति जोड़ा जाता है, लेकिन आवेश जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार का होता है। तो विद्युत आवेश का जब भी योग कर रहे हैं, किसी वस्तु या निकाय का कुल आवेश जब भी निकाला जा रहा है तो आवेशों की योज्यता में, आवेशों के योग में आवेश के चिन्ह का ध्यान रखा जाता है।
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप्स के आवेश होते हैं, तो उसके चिन्ह का ध्यान रखा जा रहा है। धनात्मक आवेश को धनात्मक चिन्ह लेना है, ऋणात्मक आवेश को ऋणात्मक चिन्ह लेना है। जैसे मान लो अपने पास किसी वस्तु, कोई भी निकाय अपने पास, उस निकाय में कोई आवेश है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, तो उस अवस्था में आवेशों की योज्यता के अनुसार इस निकाय या इस वस्तु का जो कुल आवेश है वो Q बराबर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 हो। या फिर मान लो किसी वस्तु में -2 कूलम आवेश प्लस 3 कूलम आवेश और प्लस 4 कूलम आवेश, तो इस वस्तु का जो कुल आवेश है वो कुल आवेश Q बराबर -2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 4 कूलम, अर्थात यहाँ पर Q बराबर 4 3 7, 7 में से -2, तो यहाँ पर 5 कूलम धनात्मक आवेश उस वस्तु का होगा। तो आवेशों के योग में आवेश के चिन्ह का ध्यान रखा जाए, तो आवेशों की योज्यता आवेश का आवेश के योग का गुण। ठीक है, जब भी किसी निकाय या वस्तु के कुल आवेश की गणना की जा रही है तो उस वस्तु या निकाय का कुल आवेश उस वस्तु या निकाय में उपस्थित है प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर। दूसरा गुण है विद्युत आवेश की निश्चलता। विद्युत आवेश की निश्चलता की बात करें तो विद्युत आवेश किसी भी निकाय में होता है वो स्वतंत्र होता है, अर्थात कभी भी विद्युत आवेश उस निकाय की गति से प्रभावित नहीं होता। इस आधार पर कहा जाता है कि विद्युत आवेश जो है वो उस वस्तु या उस निकाय के वेग पर निर्भर नहीं करता। इससे अपन विद्युत आवेश की निश्चलता करें, जैसे अपन बात करें हीलियम और हाइड्रोजन अणु, हीलियम और हाइड्रोजन अणु की अपन बात करें तो हीलियम और हाइड्रोजन अणु में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉनों की गति यहाँ पर समान है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति यहाँ पर भिन्नता है, इनकी गति में भिन्नता है। अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें अलग प्रकार से गति कर रहा है, इसमें अलग प्रकार से गति कर रहा है, लेकिन उसका आवेश उतना है। इसके वेग पर इसकी गति के कारण या वेग या गति के कारण इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निश्चल गति के कारण या वेग के कारण आवेश के मान में उसकी मात्रा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा गुण है विद्युत आवेश का संरक्षण। आवेश सदैव संरक्षित होता है। इससे गुण के अनुसार विद्युत आवेश के संरक्षण वह गुण है जिसके अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल अपने एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। कभी भी आवेश न तो उत्पन्न होगा न नष्ट होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे अपन विद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भी सदैव आवेश का संरक्षण ही होता है, वहां पर ना तो आवेश उत्पन्न हो रहा है ना ही आवेश नष्ट हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से मिलकर गामा किरणों की उत्पत्ति करता है, तो यहां पर कुल आवेश 0 और यहां पर कुल आवेश 0। ठीक है, या फिर ये कहें कि गामा किरणें जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति करती है, तो यहां पर भी कुल आवेश 0 ही। तो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में आवेश सदैव संरक्षित रहता है। चौथा गुण है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर विद्युत आवेश का क्वांटीकरण बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा भी गया है। तो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जिसके अनुसार किसी वस्तु या निकाय में कुल आवेश सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कोई भी वस्तु या निकाय है उसमें जो कुल आवेश होगा वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। कुल आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप में। यहाँ पर N क्वांटम संख्या है और E जो है इस E को यहाँ पर मूल आवेश है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर 1.6021 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम 1 E का मान होता है। तो यहाँ पर Q बराबर NE किसी वस्तु या निकाय का कुल आवेश ज्ञात किया जा रहा है
तो वह मूल आवेश जो E है उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब जब भी अपन किसी वस्तु या निकाय की बात करेंगे तो उसमें जो आवेश होगा वो 1E, 5E, 7E, 8E के रूप में होगा। अपन ने कभी भी ये नहीं देखा कि किसी वस्तु पर 2/3E, 4/3E आवेश उपस्थित हो, ऐसे आवेश कभी होते हैं। अपवाद के रूप में कहा जाए तो क्वार्क कणों पर ऐसे कण उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उनकी कोई गणना नहीं। तो प्रत्येक वस्तु पर आवेश जो है वो E के गुणज के रूप में ही होता है। तो यहाँ पर विद्युत आवेश के ये 4 मुख्य गुणधर्म जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है। आज के लिए इतना ही।